हेलो। हेलो। हाँ भाई। तो ठीक है, अब सुनो मेरी बात, आवाज आ रही है? हाँ भाई, आवाज आ रही है सभी को? कोई दिक्कत? चलो भैया, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। यूनिट नंबर सेकंड जो हम पढ़ रहे थे ना, उसके अंदर जितना भी बेसिक अपना पोर्शन था, यूनिट नंबर हमारी जो सेकंड थी, जिसका नाम था बूलियन एलजेब्रा। ठीक है, और इसमें हमने जो पोर्शन पढ़ लिया अब तक, लगभग जितने भी रूल थे ना, रूल वो हमने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। चाहे वो बंटनता का हो, तत्समक हो, पूरकता हो, वर्ग सम हो, और निरसन नियम, बहुत सारे जो नियम हैं वो सारे नियम मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। और उन सभी नियमों का प्रूफ आपको आना चाहिए, और कोई सा भी नियम किसी भी क्वेश्चन में काम आ सकता है, ये सभी को भली भांति पता है। ठीक है, अब आज का जो लेक्चर होने वाला है ना भाई, मैंने आपको पहले बता रखा है कि बूलियन एलजेब्रा के अंदर जो नंबर्स का पार्टीशन है, कि किस प्रकार नंबर्स को डिवाइड किया गया है, मैं आपको बता दूं कि बूलियन एलजेब्रा में जितने भी मैंने आपको रूल करवाए हैं ना, प्यारे बच्चों, रूल का एक 4 नंबर का सवाल डेफिनेटली देखने को मिलता है। प्लस रूल के साथ साथ प्लस में काफी एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस मैंने जो आपको करवा दिए हैं, उनमें से भी 4 नंबर का सवाल आपका आ सकता है। ठीक है, अब आज जो मैं आपको करवाने वाला हूं, वहां से भी आपका 4 नंबर का मैटर तैयार हो सकता है। तो जितना भी मैं करा दूं उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है, इस बात का तो विशेष तौर पर ध्यान रखना, मत छोड़ना कुछ भी। ठीक है, चलो, तो अब मैं स्टार्ट करूं आज की रामायण को। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको पीछे का सब कुछ आता है, तो ही आज की क्लास समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। क्लियर सी बात है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, आ जाओ। अब यहां पे अपन स्टार्ट कर देते हैं। और पीपीटी है कहां पे भैया? ये रही हमारी पीपीटी, आ जाओ। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो एक छोटा सा सवाल है, जो हमने पीछे कुछ नियम पढ़े हैं उसी के आधार पर ये आपकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो नॉर्मल सवाल दिया गया है आपको कि एक बूलियन बीजगणित आपकी है, बी कोमा प्लस कोमा डॉट 0 1 के लिए ए प्लस बी बराबर ए प्लस सी तथा ए डॉट बी बराबर ए डॉट सी, ये दोनों आपको दिया गया है, तब आपको बी बराबर सी प्रूफ करना है। इसमें पहला सवाल। दूसरा सवाल, तीसरा, हालांकि सवाल से कोई मतलब नहीं है, आपको दे रखा है, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, और जो प्रूफ करना है वो आपके सामने लिख रखा है। देखो, मैंने आपको बहुत बार ये बता दिया है कि जब भी इस प्रकार के सवाल आपके सामने जब आएंगे, ठीक है, जब इस प्रकार के सवाल आपके सामने आएंगे, तो बच्चे के मन में अक्सर एक सवाल पैदा हो ही जाता है कि सर एक बात बताइए, ऐसे पता नहीं कितने सारे सवाल बन जाएंगे, तो हमें एग्जाम में पता कैसे चलेगा कि ये सवाल किस तरीके से होगा? हमारे पास कोई तरीका तो होना चाहिए ना कोई हथियार हमारे पास होना चाहिए, जिससे हमें पता चल जाए कि ये जो सवाल है इस तरीके से होगा। कोई इसका इलाज है? देखो, इसका जो इलाज है वो यही है
कि जितने भी बेसिक रूल मैंने आपको पीछे पढ़ाए हैं सारे रूल आपको याद होने चाहिए और उनकी प्रैक्टिस भी आपको लगातार करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, जितने भी नए नए सवाल आते हैं उन सभी सवालों की प्रैक्टिस करते रहो, उनको सीखते रहो कि ये सवाल कैसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। सवालों को जितना ज्यादा करोगे उतने ज्यादा आपका जो अनुभव है वो बढ़ेगा। और जब आप काफी सारे सवाल इस यूनिट के कर लोगे तो आप एंड में खुद ही बोल दोगे कि सर कोई सा भी सवाल मुझे दे दो, मैं किसी भी सवाल को कर सकता हूं बिना दिमाग लगाए, क्योंकि आपका जो माइंड सेट है ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा उस हिसाब से। लेकिन आप पहले ये कह दो कि सर मुझे कुछ बता दो, मैं कैसे कर लूं वैसे कर लूं, तो इसका कोई शॉर्टकट तरीका किसी के पास भी अवेलेबल नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। ठीक है ना। चलो, तो अब यहां पे सबसे पहला जो सवाल है उसका जो आंसर है वो मुझे प्रूफ करना है। देखो क्लियर सी बात है, साफ साफ लिख रखा है कि a प्लस बी बराबर a प्लस सी के दे रखा है और ये भी आपको प्रूफ मतलब दे रखा है, गिवन है, तब आपको प्रूफ करना है b बराबर c। देखो साफ सी बात है, मुझे b बराबर c प्रूफ करना है, तो मैंने क्या करा, तो यहां पर b बराबर मैंने माना, मैंने कहा कि b में जीरो जोड़ दूं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी से, कोई दिक्कत नहीं है। जीरो का मान a डॉट में a डैश ले लूं, पूरकता से कॉम्प्लीमेंटेशन लो से, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर यहां पर मैं बंटनता प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दूं, b प्लस में a डॉट b प्लस में a डैश। अब मैं जिस प्रकार रफ्तार से आपको पढ़ा रहा हूं ना, वो बच्चे कैच कर लेंगे जिनका बेसिक क्लियर है, जिन्होंने पीछे पूरा पढ़ा हुआ है। और जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ और एक ही दिन में पूरी क्लासों को लिया है पीछे की, तो फिर समझ लो कि आपका बेसिक कहां है, वो तो आपने हवा में उड़ा दिया। वो हवा में उड़ा दिया तो समझ लो आप भी हवा में उड़ गए, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा उसके अंदर। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों बंटनता प्रॉपर्टी से मैंने इसको ओपन कर दिया। अब आपको पता है कि बंटनता प्रॉपर्टी ओपन करने के बाद मैंने क्या करा कि यहाँ पे ये ए डैश था, इसको मैं आगे लेके आ गया क्रम विनिमयता से। ठीक है, उसके बाद में a प्लस बी की जगह a प्लस सी मैंने लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि आपको दिया गया है, तो मैंने लिख रखा है साफ साफ गिवन है। तो यहां पर फिर आगे बढ़े, फिर यहाँ पे a प्लस सी डॉट बी प्लस में a डैश, फिर मैंने बंटनता प्रॉपर्टी लगा दी, तो a प्लस सी डॉट में b और प्लस a प्लस सी डॉट में a डैश, ये बंटनता प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लगा दी। फिर हमने यहाँ पे पर्सनल, यहां पर बंटनता लगाई, यहां पर मैंने बंटनता लगाई, तो देखो a डॉट b प्लस में c डॉट में b, a डॉट में a डैश प्लस में c डॉट में a डैश, वो आपके पास में बंटनता प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी मैंने। फिर यहां पे देखा आपने कि a डॉट में a डैश, ये आपके पास जीरो हो गया पूरकता के गुणधर्म से, और यहां पे a डॉट में b प्लस में c डॉट में b प्लस में c डॉट में a डैश आपके पास बच गया है, b इज इक्वल टू। फिर आपने देखा कि यहां तक पहुंचने के बाद आपको दिया गया है, आपको गिवन है कि a डॉट b की जगह आप a डॉट c चिपका सकते हो, वो आपको दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। तो मैंने a डॉट b की जगह a डॉट c चिपका दिया, प्लस बाकी जो वैल्यू है यही की यही मैंने एज इट इज लिख दिया है। उसके बाद भाई यहां पर c प्लस ए डैश यहां पे था, मैं इसको यहां पे लेके आऊं, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, क्रम विनिमयता। फिर हमने यहां पर देखा a डॉट में c डॉट में a डैश, मैंने यहां पर लगाई बंटनता प्रॉपर्टी c डॉट में a प्लस में a डैश प्लस में c डॉट में b। a प्लस में a डैश क्या होता है, 1 होता है, कहां से, पूरकता गुणधर्म से, तो यहां पर आप ब्रैकेट में करके लिख सकते हो पूरकता गुणधर्म कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ से। ठीक है, उसके बाद फिर यहां पे वापस बंटनता प्रॉपर्टी लगाई, तो देखो c डॉट में a 1 प्लस में b और 1 प्लस में b 1 होता है बाउंडनेस नियम परिबद्धता गुणधर्म से। सब कुछ आपको लिख रखा है सामने, एंड ऑफ द रिजल्ट b बराबर c आपका सामने है। देख लो भैया, किसी प्रकार की कोई दिक्कत मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है, 1% नहीं है। ठीक है, देखो इन सवालों को करने के लिए सीधा तरीका यही होगा कि जब आप इन सवालों को डायरेक्ट नोट्स में देखोगे ना, तो ये सवाल बिल्कुल सिंपल लगेंगे आपको, आप कहोगे कि सर इसमें है क्या, कुछ भी नहीं है। लेकिन 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 इसमें सबसे बड़ी बात बताऊं क्या है, जब सवाल का आंसर देखोगे तो कुछ भी नहीं लगेगा, जब सवाल बिना आंसर के देखोगे ना, तब आपके दिमाग में आंसर नहीं आएगा, और तब आपके दिमाग में आंसर नहीं आए तो समझ लेना आप बिल्कुल पानी में ही हो, पानी से बाहर नहीं हो। अनसोल्ड क्वेश्चन सामने रखना और फिर उसका सॉल्यूशन करना
अगर उसका सॉल्यूशन आपने कर दिया बिना देखें तो समझ जाना कि आपने बेसिक को बिल्कुल गहराई से समझ लिया है, कोई सा भी सवाल कर सकते हो। क्योंकि देख कर किसी सवाल को इजीली आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मेरा काम बस केवल इतना है कि कोई सा भी सवाल हो, उस सवाल में कौन सा मेथड लग रहा है, कौन सा नहीं लग रहा है, वो काम मेरा है। बाकी आपका काम क्या है कि उसको बिना देखे प्रैक्टिस करना, क्योंकि एग्जाम में देख के थोड़ी लिखोगे, एग्जाम में बिना देखे लिखना पड़ेगा, है कि नहीं है? तो इसका ध्यान रखना। तो मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा सवाल, सेकंड सवाल आपके सामने है कि a प्लस बी डॉट में a डैश प्लस में c। अब देखो इसके आंसर से ही देख लेते हैं कि हमें लाना क्या है। मुझे लेके आना है a डॉट में c प्लस में a डैश डॉट में b। अब इस प्रकार के जो सवाल है ना, बच्चों को अक्सर परेशान करते हैं। अब बच्चे मेरे से पूछते हैं कि गुरुजी एक बात बताओ, आपको दिया गया है a प्लस बी डॉट में a डैश प्लस में c, और मुझे लेके आना है a डॉट में c प्लस में a डैश डॉट में b लेके आना है। तो अब मेरा जो IQ लेवल है ये कैसे सोच पाएगा कि मुझे यहां पर ये आंसर लेके आना है और कैसे लेके आना है? देखो, अब आप खुद ध्यान से देखना भाई, मुझे आंसर चाहिए a डॉट में c प्लस में a डैश डॉट में b। अब मैंने क्या किया, ध्यान सुनना। सबसे पहले मैंने क्या करा कि भैया यहां पर इन दोनों एलिमेंटों के मल्टीप्लाई में 1 मान लिया, वो भी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी से। फिर मैंने 1 का मान a प्लस में a डैश पूरकता गुणधर्म से लिख दिया। फिर उसके बाद नीचे आ गया, a डैश को आगे लेके आ गया क्रम विनिमयता गुणधर्म से। इन दोनों के बीच में मैंने बंटनता प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दिया, तो a डैश प्लस में c डॉट में a। फिर मैंने a प्लस बी को यहां पर फिर बंटनता प्रॉपर्टी लगाई, तो a प्लस बी a डैश, a प्लस बी c डॉट में a। फिर यहां पे हमने देखा कि हमने पर्सनल फिर बंटनता प्रॉपर्टी लगाई, तो मैंने देखो यहां पर ऊपर लिख रखा है बंटनता, बाकी सारी जितनी वैल्यूज है सब में बंटनता प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, आप देख सकते हो। तो देखो यहां पर a डॉट में a डैश, b डॉट में a डैश प्लस में यहां पर a डॉट में c, a डॉट में c डॉट में a आएगा प्लस b डॉट में c डॉट में a आएगा। फिर हमने थोड़ा आगे चले, अब यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको लगेगा, क्योंकि अगर आपको नियम याद नहीं है तो आपको दिक्कत होगी। प्यारे बच्चों, यहां पर लिखा हुआ है a डॉट में c डॉट में a। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो a डॉट में a डॉट में c। मेरे प्यारे बच्चों, a डॉट में a होता है, ये नियम कहता है वर्ग सम का। आइडम्पोटेंट रूल कहता है कि a डॉट में a क्या होता है, a होता है। तो आप देख सकते हो कि यहां पर अगले स्टेप में a डॉट में c ही लिखा हुआ है। फिर आगे चले, फिर उसके बाद में a डॉट में a डैश आपका पूरकता गुणधर्म से, भाई यहां पे वर्ग सम लिख देना आप, वर्ग सम गुणधर्म। फिर अगली ही लाइन में आप लिख देना पूरकता गुणधर्म, तो पूरकता से आपका मामला 0 बन गया, ठीक है। फिर आगे जो भी एलिमेंट बचे मेरे पास, ये बच गया, ये बच गया और ये बच गया। फिर आगे देखा हमने, ये मेरे पास में a डॉट में c, a डॉट में c, फिर बंटनता प्रॉपर्टी लगा दी, तो a डॉट में c 1 प्लस बी, 1 प्लस बी का मान क्या हो गया भैया, 1 हो गया। a डॉट c बच गया, a डैश डॉट में b बच गया, इसको मैं उधर ले गया, यही आपका आंसर लेके आना था। अब आप यहां पर ये ध्यान से सोचो, दिमाग लगाओ कि जब हम इसका आंसर करने लगे तो हमारे पास में ये करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था। और जैसे ही मैंने यहां पर धीरे धीरे इसको सोल्व करना चालू किया, तो मैंने एंड में देखा कि मेरे पास रिजल्ट वही आया है जो मुझे निकालना था। इसका मतलब यह है कि यहां पर इनका आंसर निकालना बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि आपको पता है कि भैया जो भी आपकी बुलियन अलजेब्रा है इसमें कोई बाहर से नियम तो लगेगा नहीं, जो नियम हम पीछे पढ़ के आए हैं उन्हीं नियमों का यूज करना है। और लगभग 90% एक तो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बंटनता, क्रम विनिमयता, पूरकता और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ये 3-4 प्रॉपर्टी ही जनरली यूज करते हैं। बाकी कभी कभार जो मैंने आपको पढ़ाए थे एब्जॉर्प्शन लॉ, ठीक है, आइडम्पोटेंट रूल और डी मॉर्गन, ये बहुत कम काम आते हैं, लेकिन जनरली जो यूज आएंगे वो आपके वही रूल काम आएंगे, ठीक है ना। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान
रखना। तो प्यारे बच्चों ये सवाल भी आपका हो चुका है, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब ये कोई सवाल है, ये सवाल आपको साफ साफ दिख ही रहा है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे हिसाब से। ये देखो आप, यहां पर सवाल दिख रहा है कि a प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट सी प्लस ए का जो मान निकालना है वो है आपके पास में a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। कैसे निकलेगा मुझे पता नहीं है, लेकिन जो स्टेप स्टार्टिंग की है वो मैं जानता हूं, उसी स्टेप को लेकर मैं आगे काम करूंगा, ऑटोमेटिक आपका आंसर आपके सामने होगा। देखते हैं, आ जाओ भी फटाफट से। प्यारे बच्चों मैंने क्या करा कि यहां पर a प्लस बी था, यहां पे b प्लस सी था और यहां पर c प्लस ए था। मैंने क्रम भिन्नता प्रॉपर्टी को लगा के इस c को आगे ले आया। ठीक है, उसके बाद मैंने इन दोनों के अंदर बंटनता प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दिया, तो c प्लस बी डॉट में a मैंने यहाँ पे बंटनता प्रॉपर्टी को यूज कर लिया। फिर आगे देखा, फिर यहाँ पे a प्लस बी बाहर था, फिर मैंने इस पूरे के अंदर बंटनता प्रॉपर्टी लगाई, तो a प्लस बी डॉट में c प्लस a प्लस बी डॉट मेरे पास b डॉट में a आ गया। ये बंटनता प्रॉपर्टी कहती है। उसके बाद फिर मैंने वापस बंटनता प्रॉपर्टी लगाई, इसको मैंने ओपन कर दिया, a डॉट में c प्लस b डॉट में c। यहां पर देखोगे तो a प्लस b और मेरे पास b डॉट में a मेरे पास में है। ठीक है, तो यहां पर भी बंटनता प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। तो देखो वही बात है, a b डॉट में a, तो a डॉट b डॉट में a प्लस b और फिर b डॉट में a। तो मेरे बच्चों यहीं पर अभी मैंने आपको समझाया था थोड़ी देर पहले की तो बात है कि जब भी मेरे पास अगर 2 a आ जाएं, 2 b आ जाएं, तो उनको मैं सिंगल b और सिंगल a लिख सकता हूं। ठीक है, और ये हमारे पास में प्रॉपर्टी होती है वर्ग सम नियम की, वर्ग सम नियम की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, फिर अगली प्रॉपर्टी आप देख लो ना भाई, अगली प्रॉपर्टी क्या है मेरे पास में, ए भाई यहां पे क्या है, a डॉट में b प्लस में a डॉट में b। अगर नॉर्मल मैथमेटिक्स की बात की जाए तो ये तो क्या बन जाएगा मेरे पास में 2ab बन जाएगा, लेकिन बूलियन अलजेब्रा में ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए आपने रूल पढ़ा है a प्लस में a बराबर में a। तो उसी रूल का मैं यूज करके यहां पे भाई a प्लस में a, तो भैया मेरे पास a ही आएगा, तो उसी रूल का यूज करके मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना, हर एक बात को पकड़ना कि कहां पर किस रूल का हम यूज कर रहे हैं। फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा। इतना करने के बाद तो फिर आप देख ही सकते हो आपके पास आंसर आ ही चुका है। तो कुछ सवाल हैं जो कि अच्छे सवाल हैं, ऐसे कोई बात नहीं है, करना जरूरी भी है और मैं करवा भी रहा हूं आपको, ऐसी बात भी नहीं है। ठीक है, करना जरूरी भी है और हम कर भी रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि सवाल आपने देख लिया है। भाई यहां से भी देखकर आप उतार सकते हो, ऐसी बात नहीं है। वीडियो को पॉज करके अपने खुद के नोट्स बनाना चाहते हो तो इजीली बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई कमेंट किसी का, मैं देख पा रहा हूं किसी का कोई कमेंट नहीं है। चलो अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। ये तो एक नॉर्मल सवाल था, लेकिन अब जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं ये है आपका लगभग 4 नंबर का मैटर। भाई जो पीछे हम पढ़ के आए हैं वो तो काम में आएगा ही आएगा, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे बहुत कुछ काम में आने वाला है। तो 4 नंबर का मैटर यहाँ से हम पक्के करेंगे और इसको लगा लो आप वेरी 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 मोस्ट। और यूनिट नंबर सेकंड में हम बात करें तो लगभग 2 लेक्चर और लगेंगे, उसके बाद में आपकी ये यूनिट मेरी तरफ से 8 में से 8 नंबर की तैयार हो जाएगी। ठीक है ना, 8 में से 8, बात क्लियर। तो मेरे प्यारे बच्चों अब ये टॉपिक देखो आप एक बार, टॉपिक क्या कह रहा है, बूलियन बीजगणित में क्रम संबंध, ऑर्डर रिलेशन इन ए बूलियन अलजेब्रा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये जो रिलेशन है ये आपको याद करना पड़ेगा। बूलियन बीजगणित में आंशिक क्रम संबंध संकेतात्मक रूप निम्न प्रकार परिभाषित होता है। मतलब जो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन जो है इसे कहेंगे अपन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ये जो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है आपका, ये बूलियन अलजेब्रा में इस प्रकार से शो किया जाता है। अब आप मान के चलो कि लगभग
तीन थ्योरम जो हैं, तीन प्रमेय जो हैं, हम इसी फॉर्मूले के ऊपर करने वाले हैं। तो इन तीनों प्रमेय को सोल्व करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट है। क्या भैया? इसकी रिक्वायरमेंट है। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर ये क्या बवाल है, इसको थोड़ा ध्यान से समझाओ। प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं है भाई, यहां पर थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा ध्यान समझ लेना, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। देखो, ये एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं अपन, ध्यान से देखना कि मेरे पास में जैसे ये a लेस देन इक्वल टू b मेरे पास में है, ठीक है। एक मैं ऐसे लिख दूं, मान लो ये मेरे पास में है, ठीक है। तो अब यहां पर आप देख सकते हो कि मैंने लिखा क्या है, मैंने लिखा है कि a जो मेरे पास में है वो लेस देन इक्वल टू b के है, ठीक है। यहां पर लिखा है मैंने a जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू b है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसे कहेंगे बूलियन अलजेब्रा की भाषा में, क्या कहेंगे मिसे? इसे कहेंगे निम्नतम पद, इसे कहेंगे अपन निम्नतम पद, मिनिमम टर्म, मिनिमम टर्म। और ये है मेरे पास में मैक्सिमम टर्म, ठीक है। शायद हमने उल्टा लिख दिया है इसे, इसको उल्टा कर लेना भैया, उल्टा कर लेना, ये यहां पर पहुंच जाएगा। ये मतलब अपना निम्नतम जो टर्म होगा वो ये होगा, ये वाला, और जो मैक्सिमम टर्म होगा वो आपका ये होगा। ये है अपने पास में मैक्सिमम टर्म। अरे वो थोड़ा आप ध्यान से देख लो, आपको वैसे दिख जाएगा कि भाई मेरे पास में यहां पर b बड़ा है किससे? a से, ठीक है। यहां पर जो b है वो छोटा है किससे? a से। तो ये मेरे पास में निम्नतम टर्म देगा और ये मेरे पास में उच्चतम टर्म देगा। ये मैं बात कर रहा हूं बूलियन अलजेब्रा की भाषा के अंदर। बाकी मेरे हिसाब से इसमें कोई ज्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है, लेकिन ये जो सिंबल यूज कर रहे हैं हम, इसको मिटाते हैं अपन पूरे रामायण को, और पूरी जो कहानी है इस सिंबल की कहानी है, इस सिंबल की, ठीक है। मतलब लेस देन इक्वल टू जो भी सिंबल ये है, इस सिंबल की बात कर रहे हैं। और ये सिंबल अभी तक तो अगर देखा जाए तो ये सिंबल ना तो मैक्सिमम टर्म को शो करेगा और ना ही मिनिमम टर्म को शो करेगा। ये केवल और केवल अभी एक आपका नॉर्मल चिन्ह है, ये एक नॉर्मल चिन्ह है। लेकिन जैसे ही ये चिन्ह हम दो एलिमेंटों के बीच में लगा देते हैं, जैसे कि यहां पर a लेस देन इक्वल टू b, तो ये हमें देगा मैक्सिमम टर्म, ठीक है, उच्चतम पद देगा ये। और जैसे ही मैं इसको लगा दूं इधर, तो ये मुझे देगा मिनिमम टर्म। ये देगा मुझे मिनिमम टर्म। तो मेरे हिसाब से इस वर्ड का या फिर इस चिन्ह का जो मतलब है, थोड़ा बहुत आपने सीख लिया है जो आपके काम का है, ठीक है। ज्यादा काम का नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूं। नॉर्मली जो आपका काम का है वो मैंने आपको बता दिया है सामने, ठीक है। सर कैलकुलस की और 3D की क्लास भी लोगे ना? बिल्कुल, आपकी 3D की जो क्लास है वो आएगी, लेकिन कैलकुलस की जो क्लास है मैंने आपको बोला है थोड़ा उसको विराम दे रहा हूं, क्योंकि 3 लगातार क्लासेस पॉसिबल नहीं हो पा रही है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। डिस्क्रीट खत्म होते ही मैं कैलकुलस को दोबारा पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो जितना कैलकुलस में मैंने पढ़ा दिया है उसको रेडी जेंट रखो, कहने का मतलब उसको बिल्कुल प्रॉपर तैयार रखना, ठीक है। और बाकी फिर मेरे हिसाब से डिस्क्रीट जैसे खत्म हो जाएगी 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर, उसके बाद कैलकुलस चालू कर देंगे। एक बार क्या, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में एक पेपर होने के बाद आपका 40 में से 40 नंबर का मैटर आपकी जेब में रखा हुआ रहेगा, और फिर 3D आपकी चलती जा रही है, और फिर कैलकुलस आपकी मैं चालू कर दूंगा। अब क्या 3 पेपर जो है ना लगातार नहीं चल पा रहे हैं यार प्रॉपर तरीके से, ठीक है, इसलिए। ठीक है भाई दीपक? हाँ भाई दीपक, कोई दिक्कत? चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मैं आपको बता चुका हूं कि आपका ये सिंबल आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ज्यादा कोई काम नहीं है इससे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं कि ये जो आपका
क्रम संबंध है, ये जो आपका ऑर्डर रिलेशन है, ये क्या बता रहा है और ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर मेरे पास में कोई दो एलिमेंट हैं, ए और बी एलिमेंट हैं, जो कि बूलियन एलजेब्रा के अंदर बिलोंग करते हैं, उस कंडीशन में ए लेस देन इक्वल टू बी, या फिर आप ऐसे कह दो बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, अगर ऐसा दिया गया होगा उस कंडीशन में इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि ए डॉट बी डैश बराबर 0 हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर रिलेशन। इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम बहुत सारी थ्योरम्स को प्रूफ करने वाले हैं, तो इसलिए मैं इसको बार बार हाईलाइट कर रहा हूं। इसको वेरी 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 मोस्ट आप लगा लीजिए और इसको याद कर लीजिए भैया फटाफट से। मतलब अगर यहां पे a लेस देन इक्वल टू b दिया गया है, और इसका मतलब आप समझते ही हो IFF, मतलब इफ एंड ओनली इफ। अगर ये दिया गया है तो मैं ये लिख सकता हूं, और अगर ये दिया गया है तो मैं ये लिख सकता हूं। ये प्रॉपर्टी, ये सिंबल यही बताता है आपको, ठीक है। और फॉर ऑल a, b बिलोंग टू कैपिटल B मतलब बूलियन एलजेब्रा, या फिर बूलियन सेट भी आप कह सकते हो, ठीक है। चलो भैया, तो मेरे हिसाब से ये कहानी भी आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो चुकी है, कोई भी समस्या इसमें नहीं है। भाई डाउट हो तो फेंक दो फटाफट से कमेंट के माध्यम से, मैं आपको डाउट भी बता दूंगा, ठीक है। चलो, तो अब यहां पर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब ये प्रॉपर्टी आपके बार बार याद आएगी, थोड़ा पेशेंस रखना। अभी मैं कहूंगा ये प्रॉपर्टी मैं बता चुका हूं, तो इस प्रॉपर्टी का याद मतलब ध्यान रखना। प्यारे बच्चों, पहली थ्योरम, और ये थ्योरम आपकी इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये वाली थ्योरम एग्जाम में कम आती है, एग्जाम में आती है पहले कह रहा हूं, थोड़ी कम आती है। आने वाली एक थ्योरम है जो बिल्कुल छोटी सी थ्योरम है, वो थ्योरम एग्जाम में बहुत बार आ चुकी है, लेकिन उस थ्योरम को समझने से पहले आप इन थ्योरम्स को बहुत ही सावधानी के साथ में पढ़ना। नहीं पढ़ोगे तो वो समझ में नहीं आएगी, ठीक है। चलो भैया, सब कुछ समझ में आपके आ गया है, बहुत ही शानदार बात है। चलो, अब मेरी बात को बिल्कुल कान खोलकर सुनना, थोड़ी सी स्पीड में बढ़ा रहा हूं, ध्यान सुनना। प्यारे बच्चों, एक बूलियन बीजगणित है b, प्लस, डॉट और डैश 0,1, और इसमें आपका ये द्विआधारी संबंध, ये आपके पास में क्या है भैया, द्विआधारी बाइनरी रिलेशन जो है लेस देन इक्वल टू एक आंशिक क्रम संबंध होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन बूलियन एलजेब्रा स्ट्रक्चर आपको पता ही है, बाइनरी रिलेशन, और यही आपका लेस देन इक्वल टू इज ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, आपका एक आंशिक क्रम संबंध होता है। तो अब बच्चे के मन में सवाल ये उठेगा कि सर ये आंशिक क्रम संबंध क्या होता है, और आंशिक क्रम संबंध प्रूफ करने के लिए मुझे क्या क्या प्रूफ करना पड़ेगा, ये मुझे बताओ आप। आंशिक क्रम संबंध प्रूफ करने के लिए आपको यहां पर 3 प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ेगा, और वो प्रॉपर्टीज आपके सामने लिखी हुई हैं। हम जानते हैं कि कोई संबंध अगर आंशिक क्रम संबंध कहलाता है, अगर मुझे यहां पर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन प्रूफ करना पड़े, तो उसके लिए मुझे पहली, दूसरी, तीसरी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, और यूज नहीं, इसको प्रूफ करना पड़ेगा। आपका रिफ्लेक्सिव, आपका एंटीसिमेट्रिक और आपका ट्रांजिस्टिव, संक्रामक, प्रतिसम्मित और स्वतुल्य, ये 3 प्रॉपर्टी अगर हमने किसी भी थ्योरम में प्रूफ कर दी, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो जो आपका संबंध होगा आंशिक क्रम संबंध होगा, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन वो कहलाएगा। तो आपसे यही तो पूछ रहा है वो, और यही तो प्रूफ करवा रहा है आपसे कि बूलियन बीजगणित के अंदर इस सिंबल को लेकर, इस चिन्ह को लेकर आप इसके अंदर आंशिक क्रम संबंध को प्रतिस्थापित करो, इसको प्रूफ करो। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सिंबल को लेकर मुझे इन तीनों प्रॉपर्टीज को प्रूफ करना पड़ेगा, स्वतुल्य, प्रतिसम्मित और संक्रामक, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव।
अब बच्चों का सवाल ये होगा कि सर ये प्रॉपर्टीज तो हमने कभी पढ़ी ही नहीं है, स्वतुल्य आपने कभी नहीं पढ़ी, एंटी सिमेट्रिक आपने कभी नहीं पढ़ी, और आपने संक्रामक भी कभी नहीं पढ़ी होगी, ये मैं सोच सकता हूं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, बिल्कुल सिंपल सी बातें, छोटी छोटी बातें हैं भाई। इसके अंदर आपने पहले कभी कुछ नहीं पढ़ा, इसका मतलब आप सभी के लिए ये सारी बातें नई है, नई होगी लेकिन बिल्कुल सिंपल है एकदम। भाई देखो बात ऐसी है, पहले अगर हमने नहीं पढ़ी है तो अब हमें पढ़ना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, और वो तो हमारी मजबूरी है। आ जाओ भैया फटाफट से। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आपकी है वो है संबंध आपका स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी मेरे पास में है। तो अब इस सिंबल को लेकर अगर मुझे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को यूज करना पड़े या फिर उसको प्रूफ करना पड़े तो कैसे करूंगा, ध्यान देना। मेरे पास में एक एलिमेंट है ए और वो बूलियन सेट में बिलोंग करता है। आपको पता है कि अगर ए बूलियन सेट में बिलोंग करेगा तो उसका ही दूसरा एलिमेंट यानी कि ए डैश वो भी बूलियन सेट में बिलोंग करेगा 101%। ठीक है, तो यहां पर ए डॉट में ए डैश पूरकता गुणधर्म से मैं कह सकता हूं कि बराबर किसके होता है, 0 के होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मैंने लाइन यहां पे लिखी है शायद उसमें किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। अतः अतः अगर यहां पर ए डॉट में ए डैश बराबर 0 है, ए डॉट में ए डैश बराबर 0 है, तो मैं उसको लिख सकता हूं ए लेस देन इक्वल टू ए। और अगर मैंने यहां पे ए लेस देन इक्वल टू ए प्रूफ कर दिया, यही आपकी प्रॉपर्टी होती है स्वतुल्य प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें दोनों एलिमेंट सेम आ रहे हैं। अब बच्चे का पहला कॉमन सवाल, बच्चा ये कहेगा कि सर आपने ए डॉट में ए डैश बराबर 0 होगा, तो फिर आपने ये कहां से लिख दिया। एक मिनट ध्यान से देखना, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ध्यान सुनना एक बार, बिल्कुल गौर से देखो इस प्रॉपर्टी को, ध्यान से देखना आप एक बार। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर लिखा हुआ है कि अगर यहां पर ए डॉट में बी डैश बराबर 0 है, तो भैया मैं अपनी इस प्रॉपर्टी का यूज करके, इस ऑर्डर रिलेशन का, क्रम संबंध का यूज करके हम यहां पर ये बात लिख सकते हैं। अभी हमने देखा था क्वेश्चन के अंदर कि ए डॉट में ए डैश बराबर 0 है, तो भैया अगर ऐसा दे रखा है तो इसका यूज करके मैं यहां पर देखो ए लेस देन इक्वल टू, अब आपको पता है यहां पर बी डैश की जगह ए डैश है, तो यहां पे मुझे ये लिखना पड़ेगा, और यही प्रॉपर्टी आपकी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी स्वतुल्य संबंध कहलाता है। तो बताओ अब इससे बढ़िया और आपको क्या समझाए, मुझे लगता नहीं है कि इससे बढ़िया कोई और आपको समझा सकता है। तो पहली प्रॉपर्टी जो आपकी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, आपके इस चिन्ह को लेकर वो आपकी प्रूफ हो चुकी है, सामने देख सकते हो आप। ठीक है भैया, तो ये मामला आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा चलेंगे आगे, फोन को चार्ज लगा देते हैं यार। ठीक है, हाँ भाई, किस किस के फोन आ गए अब तक, हाँ भाई। तो मेरे हिसाब से ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब हम चलते हैं इसी का जो प्रतिसम्मित है, जो आपका एंटी सिमेट्रिक है, उसमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा। देखो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ज्यादा कुछ डीप वाली बात नहीं है। देखो माना कि मेरे पास में दो एलिमेंट हैं ए कोमा बी, जो कि आपका बूलियन सेट कैपिटल बी में बिलोंग करता है। ठीक है, अगर ये ऐसा है तो मैंने क्या करा, ए लेस देन इक्वल टू बी एवं बी लेस देन इक्वल टू ए हम लिख सकते हैं। ये कहानी हम लिख सकते हैं ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है भाई। दो एलिमेंट मेरे पास में है, अब दोनों एलिमेंटों से हम इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। और ये मैंने कहां से लिखा है, ये लिखा है मैंने भैया अपने क्रम संबंध ऑर्डर रिलेशन की सहायता से, क्योंकि इस प्रॉपर्टी के बारे में हमने पहली बार वहीं पढ़ा। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी को हम मान के चल रहे हैं, ठीक है ना, इस प्रॉपर्टी को हम मान के चल रहे हैं, इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो माना ये प्रॉपर्टी आपके सामने है,
तब हमें सिद्ध करना है, हमें प्रूफ करना है कि a बराबर b। अगर इस प्रॉपर्टी को मान के a बराबर b प्रूफ कर देते हैं ना, इसे कहते हैं प्रतिसम्मित प्रॉपर्टी, एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। लेकिन क्या है, एंटी सिमेट्रिक जो प्रूफ करनी है ना, वो आपके इस चिन्ह के लिए प्रूफ करनी है, आपको लेस देन इक्वल टू के लिए। यही तो खेल है बस, और इसी को खेलना है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, आपने मान के चला है, आपने मान के चला है कि a लेस देन इक्वल टू b और b लेस देन इक्वल टू a। तो भैया अगर मैं a लेस देन इक्वल टू b, अगर ये मैं मान के चला हूं, तो मैं इसकी सहायता से a डॉट में b डैश बराबर 0 लिख सकता हूं। कहां से? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, ऑर्डर रिलेशन से, क्रम संबंध से। तो अगर मैं यहां पे लिख सकता हूं तो अच्छी बात है। अब यहां पर क्या हुआ, अब थोड़ा ध्यान देना भैया, थोड़ा सा ध्यान देना। एक और बात आपको ध्यान में रखनी ही पड़ेगी, और वो आपकी मजबूरी है, मैं उसमें कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अगर मेरे पास में ऐसा कुछ दिया गया है कि भैया a और लेस देन इक्वल टू b बराबर, मतलब ये आपका है a डॉट में b डैश बराबर 0, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो आप ध्यान देना, ये प्रॉपर्टी आप यहां पर डायरेक्ट लिख सकते हो कि b प्लस में a डॉट में b डैश। लेकिन अभी लिखा कैसे है, इस पे भी फोकस करना आप। इसके अंदर आप देख सकते हो कि अपने पास दो ही एलिमेंट यूज कर सकते हैं अपन, a और b डैश। तो भैया मैंने देखो यहां पर, ये अपने पास में a है, ये b डैश है, और ये मेरे पास में a और ये मेरे पास b। कहने का मतलब है कि मेरे पास में a लेस देन इक्वल टू b था, और ये इसको मैं लिख सकता हूं a डॉट में b डैश, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम यहां पर डायरेक्ट b प्लस में a डॉट में b डैश भी लिख सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि हम ऐसा भी लिख सकते हैं, तो बच्चे के मन में सीधा सवाल यह आएगा कि सर ऐसा क्यों लिख सकते हैं, हमने लिखा तो क्यों लिखा, इसके पीछे का कारण क्या है। एक मिनट रुको, आपको जवाब मिल जाएगा। देखो ध्यान से एक बार भाई, मैंने कहा कि चलो ठीक है, ये मेरे पास में a लेस देन इक्वल टू b, इसको मैंने लिख दिया a डॉट बी डैश बराबर 0। ये तो आपको पता है कि मैंने क्रम संबंध, ऑर्डर रिलेशन से लिख दिया। फिर मैंने ये जो बात लिखी यहाँ पे b प्लस में a डॉट में a डैश, ये बात आपकी थोड़ी हजम नहीं हुई है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना, मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैंने इसमें बंटनता प्रॉपर्टी लगा दी, तो b प्लस में a डॉट b प्लस में b डैश, ठीक है। उसके बाद आपने देखा b प्लस में b डैश मेरे पास में 1 आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हो b प्लस में a डॉट में 1, पूरकता गुणधर्म से, ये मेरे पास b प्लस a था, इसको मैं a प्लस b लिख सकता हूँ। यहां पर a डॉट में b डैश जो है वो मेरे पास 0 बन गया, कैसे? पूरकता गुणधर्म से, ठीक है। और b बराबर ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि a डॉट में जो b डैश मेरे पास में है ये 0 बन गया, और b बराबर a प्लस b मेरे पास आ गया। अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग चलाना पड़ेगा, देखना ध्यान से। आपको लेके आना था a बराबर b, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इस प्रॉपर्टी का यूज किया, ये लिख दिया, फिर इसका यूज करके मैंने ये लिख दिया। अब आपका सवाल ये है कि सर ऐसा हमने क्यों लिखा है। अब जैसे मैंने लिखा, हमने इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद देखा कि इसका जो राइट हैंड पार्ट है, इस राइट हैंड पार्ट के अंदर हमने a प्लस बी को लेके आए, और इसका जो लेफ्ट हैंड पार्ट है वो है मेरे पास में b, ठीक है। अब थोड़ा फोकस करना, जैसे ही मैं थोड़ा नीचे चला, तब आपने कहा कि भाई मेरे पास में a लेस देन इक्वल टू b था, तो मैंने इसका यूज करके b बराबर a प्लस बी लेके आ गया। अब मैं इसका यूज करूंगा b लेस देन इक्वल टू a का। अब b लेस देन इक्वल टू a का मैं यूज करूंगा, b डॉट में a डैश बराबर मैं 0 लिख सकता हूं क्रम संबंध से। फिर इसका यूज करके मैं a प्लस में b डॉट में a डैश लिख सकता हूं, बराबर मैंने इसमें बंटनता प्रॉपर्टी लगाई। बंटनता प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आपने देखा कि यहाँ पे इसका मान 1 बन गया, ये मेरे पास a प्लस 0, और यहाँ पे अपना b डॉट में a डैश, इसका जो मान होगा अपना वो क्या होगा भैया, 0 होगा। b डॉट में a डैश का जो मान है वो मेरे पास में क्या होगा, 0 होगा। बच्चे कहेंगे सर कहाँ से होगा, यहाँ पे लिख रखा है साफ साफ भाई, b लेस देन इक्वल टू a है ना, तो b डॉट में a डैश बराबर 0 होगा, ये मामला 0। तो यहाँ पे a बराबर a प्लस बी,
तो समीकरण नंबर 4 को देखो और समीकरण नंबर 2 को देखो। आप एक बार समीकरण नंबर 2 और 4 को देखोगे, इनका राइट हैंड पार्ट बराबर है, ए बराबर बी हमारा प्रूफ हो चुका है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिसम्मित एंटी सिमेट्रिक रूल को प्रूफ करने के लिए हमें यहां पर ये यूज करना पड़ेगा। एक तो ये टर्म यूज करना पड़ेगा भाई, एक तो ये टर्म आपको यूज करना पड़ेगा, ये वाला। अगर आप इसको नहीं करोगे तो आप यहां पर इनको बराबर प्रूफ नहीं कर पाओगे। तो आप लिख सकते हो डायरेक्ट भी, आप याद भी कर सकते हो कि जब अगर मेरे पास ये दिया गया है a लेस देन इक्वल टू बी दिया गया है, तो मैं यहां पे डायरेक्ट लिख सकता हूं b प्लस में a डॉट में b डैश। इसका मैं यूज कर सकता हूं। ठीक है।
हाँ भाई, तो हम कहाँ पे चल रहे थे, थोड़ा सा मैं कहीं पे काम चला गया अर्जेंट। हाँ भाई सुनो मेरी बात, हम कहाँ पे बात कर रहे थे। हाँ देखो भाई, मैं आपसे यही कह रहा था कि इस सवाल के अंदर आपको दो चीजों पे फोकस करना पड़ेगा कि भैया जब भी अगर आपका ए लेस देन बी दे रखा है ना, तो उस कंडीशन में आप इस कंडीशन को भी इंक्लूड करके चलो, ये भी अगर कहीं पे काम आएगी तो हम इसको ले लेंगे। उसी प्रकार देखो बी लेस देन इक्वल टू ए था, तो यहां पर मैंने ए प्लस में बी डॉट में ए डैश इसको मैंने चिपका लिया अपने साथ में, तो मैं इसको आराम से यहां पर लिख सकता हूं। बस इन दोनों प्रॉपर्टीज को साथ के साथ मान के ही चलो, ठीक है। चलो भैया, अब ये इस प्रकार से आपकी जो प्रॉपर्टी है ये आपकी प्रूफ हो गई है, ठीक है। मतलब इसमें ए बराबर भी प्रूफ करना था और इस चिन्ह को लेकर प्रूफ करना था, तो प्रतिसम्मित वाली प्रॉपर्टी आपकी प्रूफ हो गई है। तो दो प्रॉपर्टी हो गई आपकी, प्रतिसम्मित और स्वतुल्य। अब बात करते हैं अपनी तीसरी प्रॉपर्टी, इसी के अंदर आती है, वो है संक्रामक प्रॉपर्टी। तो संबंध आपका वही है, लेस देन इक्वल टू संक्रामक है। अब संक्रामक के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि भैया अगर मेरे पास में तीन एलिमेंट है ए बी सी और तीनों कैपिटल बी में बिलोंग करते हैं, अगर मेरे पास में ए लेस देन इक्वल टू बी है और बी लेस देन इक्वल टू सी है, तो भैया मुझे ए लेस देन इक्वल टू सी प्रूफ करना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि संक्रामक प्रॉपर्टी यहां पर प्रूफ हो चुकी है। बस यही मुझे प्रूफ करना है, दैट्स ऑल। अब देखो छोटी छोटी बातें हैं, आपको पता है कि भैया अगर मेरे पास में ए लेस देन इक्वल टू बी है, बी लेस देन इक्वल टू सी है, मैं इन दोनों प्रॉपर्टीज को लिख सकता हूं डेफिनेशन, परिभाषा, ऑर्डर, क्रम संबंध की, ऑर्डर रिलेशन की प्रॉपर्टी से। अब प्यारे बच्चों आपने देखा कि भाई यहां पर ए डॉट में जो सी है, अब देखो मैं आपको थोड़ा सा यहां पर बातें क्लियर करता हूं, एक मिनट रुको। जैसे आपने कहा कि अगर मेरे पास में ये दे रखा है तो ये हम लिख सकते हैं, अगर ये दे रखा है तो मैं इसको लिख सकता हूं, और यहां पे आप इस प्रकार के सिंबल बना लेना भैया दोनों, ताकि आप और भी स्पष्ट तरीके से समझ पाओ कि अगर ये दे रखा है तो ये लिख सकता हूं और ये दे रखा है तो ये लिख सकता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मुझे ए लेस देन इक्वल टू सी प्रूफ करना है तो उसके लिए मुझे ये कंडीशन जीरो के बराबर प्रूफ करनी पड़ेगी। ए डॉट में सी डैश अगर मैं जीरो के बराबर प्रूफ कर दूंगा तो आपकी ये प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगी। तो मैं कर क्या रहा हूं, यहां पर मैं ए लेस देन इक्वल टू सी को प्रूफ करने के लिए ए डॉट में सी डैश बराबर जीरो अगर मैं प्रूफ कर दूंगा तो इन दोनों प्रॉपर्टी की सहायता से हम कह सकते हैं कि भैया ये जीरो के बराबर है, तो ये प्रॉपर्टी आपकी प्रूफ हो चुकी है। बात एकदम क्लियर, बात एकदम क्लियर है भैया, दिमाग में सेट हो गई दिमाग में। चलो भैया अब मैं थोड़ा आगे चलता हूं। देखो भैया यहां पर जैसे हमने इस प्रॉपर्टी को देखा तो भैया ए डॉट में सी डैश को जीरो बराबर करने के लिए मैं तैयार हो गया, तो मैंने देखा कि भैया यहां पर मल्टीप्लाई 1 मान सकता हूं। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी से यहां पर ब्रैकेट में लिख देना, प्रॉपर्टीज यहां पे नहीं लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद 1 को मैं बी प्लस में बी डैश लिख सकता हूं, ठीक है, आपके पूरकता गुणधर्म से। फिर यहां पर बंटनता प्रॉपर्टी हमने अप्लाई कर दी, ए डॉट में सी डैश बी के साथ, ए डॉट में सी डैश बी डैश के साथ। फिर हमने यहां पर क्या किया भैया, अपना एक और गुणधर्म था, याद करो, शायद सभी बच्चों को वो प्रॉपर्टी याद नहीं होगी लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि भैया ऐसी भी एक प्रॉपर्टी थी। कैसी प्रॉपर्टी थी भाई, यहां पर क्या है, ए डॉट में सी डैश डॉट में बी, ए डॉट में सी डैश डॉट में बी। अब अगर मेरे को सी डैश आगे लेके आना है, ये मेरे पास में ए है, ये तो ऐसे कैसे था ही, अगर मुझे इसको आगे लेके आना है तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, अपना कर्म विनिमयता की प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर ऐसे, उसके बाद में फिर क्या हुआ, ये मामला अपना ऐसे कैसे दिख रहा है आप सभी को सामने। उसके बाद हमने क्या करा भैया, देखो बी डॉट में सी डैश का जो मान है वो आपको जीरो दे रखा है और ए डॉट में बी डैश का मान जीरो दे रखा है, और ये और कहीं नहीं आपके सवाल के अंदर ही आपको दे रखा है। इसका मान जीरो, इसका मान जीरो, इसका मान जीरो, तो इसका मान जीरो, तो ए डॉट में सी डैश का मान जीरो हो गया है। अगर ए डॉट में सी डैश का मान जीरो हो चुका है तो मैं ये आंख बंद करके लिख सकता हूं ऑर्डर रिलेशन से, क्रम संबंध से। तो हम कह सकते हैं कि आपके ये तीनों जो प्रॉपर्टीज हैं संक्रामक
को फॉलो कर गई, इसलिए हम लास्ट एंड फाइनल कह सकते हैं कि आपका स्वतुल्य, आपका प्रतिसम्मित और आपका संक्रामक तीनों प्रॉपर्टी प्रूफ हो चुकी हैं। तो हम कह सकते हैं कि आपका जो संबंध है वो आंशिक क्रम संबंध हो चुका है। ठीक है, आंशिक क्रम संबंध। अब देखो, अगर मैं इसका छोटा सा एक क्विक रिवीजन दे दूं आप सभी के लिए, तो मेरे प्यारे बच्चों इस पूरी थ्योरम में क्या था। देखो, इस पूरी थ्योरम में पहली बात आपने फोकस करा कि यहां पर पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन, जिसको अपन ने बोला था आंशिक क्रम संबंध, आंशिक क्रम संबंध। तो आंशिक क्रम संबंध में हमने देखा कि भैया इसको प्रूफ करने के लिए पहली प्रॉपर्टी आपको स्वतुल्य, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास में प्रतिसम्मित, और तीसरी प्रॉपर्टी आपके पास में संक्रामक प्रॉपर्टी, ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी, संक्रामक। भाई स्वतुल्य में तो आपने क्या करा था कि सेम एलिमेंट ए लेस देन इक्वल टू ए आपने प्रूफ कर दिया, तो ये आपकी संक्रामक प्रॉपर्टी होगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस चिन्ह का यूज करके आपको काम करना है। प्रतिसम्मित में तो आपने क्या कहा कि अगर मेरे पास में ए लेस देन इक्वल टू बी था और बी लेस देन इक्वल टू ए था, उस कंडीशन में बी बराबर ए प्रूफ करना था आपको। यह प्रॉपर्टी थी आपकी प्रतिसम्मित की, जिसे अपन कहते हैं एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि भैया ए लेस देन इक्वल टू बी है, ठीक है, और बी लेस देन इक्वल टू सी है, तो मुझे ए लेस देन इक्वल टू सी मुझे प्रूफ करना है। और इसके लिए मैंने क्या करा था, ए डॉट में सी डैश बराबर 0 प्रूफ करा था, क्योंकि सारी बातें एक दूसरे से संबंध रखती हैं। तो बताओ, इस प्रकार से मुझे लगता है कि आपका जितना भी जो डाउट है, एक छोटा सा क्विक रिवीजन आपको मिल चुका है, ताकि आपको पता चले कि किस प्रकार हमने आंशिक क्रम संबंध में बातचीत करी है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, इतनी बात क्लियर? ठीक है। अब यहां पर जैसे इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अब ध्यान देना, इसमें छोटी छोटी दो थ्योरम और हैं। जैसे एक थ्योरम मेरे पास में है कि बूलियन बीजगणित आपके पास में है, 3 एलिमेंट हैं जो कि बी में बिलोंग करते हैं। पहली प्रॉपर्टी, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये 4 प्रॉपर्टी आपको प्रूफ करनी है। दिखने में इतनी भयानक है, आप सोच रहे कैसे प्रूफ करेंगे, लेकिन इनका आंसर बिल्कुल एक एक लाइन का आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों, पहली प्रॉपर्टी है कि मुझे ए को 0 से लेकर 1 के बीच में बताना है। लेकिन प्रॉपर्टी ध्यान देना, यहां पर लेस देन इक्वल टू लगा हुआ है, तो हमें उन्हीं प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। प्यारे बच्चों एक बात बताओ, अगर कोई एलिमेंट ए है और वो कैपिटल बी में बिलोंग करता है, तो आपको पता है कि भैया इसका जो ए डैश एलिमेंट है वो भी आपका कैपिटल बी में बिलोंग करेगा। तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं 0 मल्टीप्लाई ए डैश करता हूं तो भी 0 आता है, बाउंडनेस प्रॉपर्टी से, परिबद्ध गुणधर्म से। अगर मैं ए डॉट में 0 करता हूं तो भी 0 बनेगा। फिर यहां पे आगे चला मैं, 0 डॉट में ए डैश 0 बनेगा, ए डॉट में 1 का डैश। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर एक बात बताओ, ए डॉट में 1 का जो डैश है वो कैसे 0 के बराबर हो सकता है। देखो ध्यान सुनना, ये जो बात है ये आपके हजम नहीं होगी कि सर ये कैसे हुआ। ए डॉट में जो ए डैश है, 1 का डैश है, 1 का डैश है, वो 0 के बराबर कैसे हुआ। देखो बात ऐसी है कि यहां पर 1 का डैश का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं। हम पढ़ रहे हैं बूलियन अलजेब्रा, तो बूलियन अलजेब्रा में आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी 1 का डैश लेंगे तो 1 का डैश का मतलब होता है 0, काम खत्म। तो यहां पे 0 लिख दो। तो आपने लिखा भैया मेरे पास में कि 0 डॉट में ए डैश बराबर 0, और ए डॉट में 1 का डैश वो भी 0 के बराबर है। तो आपने देखा कि भैया 0 डॉट में ए डैश अगर है तो मैं संक्रामक प्रॉपर्टी से ऐसे लिख सकता हूं, और अगर ए डॉट में 1 का डैश है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना कि ये कैसे लिखा हुआ है। भैया याद करो, ए लेस देन इक्वल टू बी है, तो भैया हम लिख सकते हैं ए डॉट में बी डैश बराबर 0। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके यहां से ये लिखा गया है और यहां से ये लिखा गया।
थोड़ा सोचने की कोशिश करना बस, ज्यादा मैं जोर देने की आवश्यकता मतलब कोशिश नहीं कर रहा मैं, लेकिन थोड़ा सोचना आप, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। तो हमने देखा भैया एक प्रॉपर्टी प्रूफ आपकी हो चुकी है, और आपको पता है भैया 0 से लेकर ए से लेकर 1, तो ए की जो लिमिट होगी 0 से लेकर 1 वो तो लिख सकते हो आप। उसके बाद सेकेंड नंबर की प्रॉपर्टी कि भैया मेरे पास में ये ए लेस देन इक्वल टू बी दे रखा है, ए लेस देन इक्वल टू सी दे रखा है, ठीक है। तो यहां पर करना क्या है, यहां पर करना तो भाई क्वेश्चन पता चलेगा अपन को करना है कि ये दोनों प्रॉपर्टी आपको दे रखी हैं, तो यहां पर ए लेस देन इक्वल टू बी डॉट में सी करना है। चलो ठीक है, तो यहां पर देखते हैं, ये देखो आप एक बार, दूसरा सवाल था ना, ये रहा, दोनों प्रॉपर्टी गिवन है, दोनों प्रॉपर्टी से मैं ये लिख सकता हूं, वो आपको पता है मैंने कहां से लिखा है। फिर यहां पर दोनों प्रॉपर्टीज का मैंने यूज किया, मैंने क्या करा, दोनों को जोड़ दिया आपस में, ए डॉट में बी डैश प्लस में ए डॉट में सी डैश बराबर 0 हमने लिख दिया। यहां पर बंटन था प्रॉपर्टी को अप्लाई करा, ए डॉट में बी डैश प्लस में सी डैश। अब यहां पर मैंने क्या करा, इस डैश को बाहर निकाल लिया। अब आपकी जो अंतर आत्मा है उससे आप खुद बोलना कि ये प्रॉपर्टी आपको याद थी या नहीं थी। प्यारे बच्चों, अगर मेरे पास में बी डैश प्लस में सी डैश है, और अगर मैं यहां पर ये डैश इन दोनों के ऊपर लगा देता हूं, जैसे डैश मैंने यहां पे लगा दिया, तो बीच में जो प्लस का चिन्ह है ये डॉट में चेंज हो जाता है, और ये नियम होता है आपका डी मॉर्गन नियम। और डी मॉर्गन नियम से हम कह सकते हैं कि जो डैश वाली प्रॉपर्टी है, जब डैश को अंदर लेके आते हैं तो ये आपका डॉट प्लस में चेंज हो जाएगा, और अगर डैश को बाहर लेके जाएंगे तो प्लस आपका डॉट में चेंज हो जाता है। ये प्रॉपर्टी होती है आपकी डॉट की प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं इसे, डॉट की प्रॉपर्टी। तो ये अगर मेरे पास में ए डॉट बी डॉट में सी का डैश है, तो याद करो उस प्रॉपर्टी को कि अगर मेरे पास ए डॉट में बी डैश है बराबर 0 के, तो मैं लिख सकता हूं ए लेस देन इक्वल टू बी। तो वही तो लिखा है मैंने, देख लो आप एक बार, ए ऐसे कैसे, लेस देन इक्वल टू, अब बी का मान कितना है, बी डॉट में सी, और यही आपको प्रूफ करना था। कचरा है कचरा, लेकिन पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आंख बंद करके ये थ्योरम लगातार आती है, ठीक है। किसी को समझ में नहीं आ रहा हो, लेक्चर बड़ा हो गया हो, तो भैया आराम से वीडियो को पॉज करके बाद में पढ़ लेना, क्योंकि ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं है। प्यारे बच्चों, अब यहां पे साफ साफ बोला गया है कि भैया ये आपको दे रखा है और ये आपको दे रखा है, उस कंडीशन में आप ए लेस देन इक्वल टू बी प्लस सी प्रूफ करो। अब ध्यान देना भाई, यहां पे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर ए लेस देन इक्वल टू बी है तो मैं ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट यूज कर सकता हूं, ए डॉट में बी प्लस सी का डैश कर सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां पर इज इक्वल टू मेरे पास में, इसको हमने यूज करा, ठीक है, और ये डैश मेरे पास था, इसको अंदर लेके आ गया मैं। और एक और बात बताऊं आपको मैं, इंटरेस्टिंग बात, अभी आपने देखा कि यहां पर ए लेस देन इक्वल टू बी है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले भी यहां पे क्या था, अगर ध्यान दो, यहां पर भी ए लेस देन इक्वल टू बी था। अब यहां पर आप देखोगे एक कंडीशन बन रही है, ए डॉट में बी डॉट में सी का डैश बराबर 0, तो भैया उसी प्रकार की प्रॉपर्टीज, सेम टू सेम प्रॉपर्टीज का ही यूज हम यहां पे कर रहे हैं, ठीक है। वहां पे डॉट था, यहां पे प्लस ले लिया मैंने, तो देखो ए डॉट में बी प्लस सी का डैश, मैंने इसका यूज किया, डैश को अंदर लेके आएंगे, प्लस आपका डॉट बन जाएगा। फिर हम यहां पर इस ए को इसके साथ लिख देंगे, और ये सी डैश बाहर लिख दिया। ए डॉट में बी डैश का जो मान है वो 0 दे रखा है, आपको ऊपर दे रखा है, आपका सी डैश ये 0 बन गया। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ए डॉट में बी प्लस सी का डैश बराबर 0। अब आपको पता है कि अगर ए डॉट में बी प्लस सी का डैश बराबर 0 के है, तो साफ सी बात है ए लेस देन इक्वल टू बी प्लस सी। ये प्रॉपर्टी कहां, कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहा हूं मैं, याद करो, हर एक प्रॉपर्टी को मैं लिख रहा हूं उसके नीचे। क्या प्रॉपर्टी थी भैया, ए डॉट में बी का डैश अगर 0 के बराबर है तो मैं लिख सकता हूं ए लेस देन इक्वल टू बी। अब कंपेयर कर लो कि कौन सा बी है कौन सा क्या है, और ये प्रॉपर्टी कौन सी है, ये प्रॉपर्टी है क्रम संबंध, क्रम संबंध प्रॉपर्टी, ऑर्डर रिलेशन प्रॉपर्टी, ठीक है, क्रम संबंध प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। क्लियर भैया, कोई दिक्कत किसी को, मेरे हिसाब से नहीं होगी। चलो भैया आगे चलते हैं थोड़ा सा, आओ भैया। प्यारे बच्चों, ये माना हमने
कि a लेस देन इक्वल टू b मेरे पास में है, और इस को मान के हमें क्या प्रूफ करना है भैया, कहाँ गया, लास्ट एंड फाइनल मेरे पास में है, ये रहा कि मेरे पास में अगर a लेस देन इक्वल टू b है, उस कंडीशन में आप ये प्रूफ करके बताओ कि b डैश लेस देन इक्वल टू a डैश के है। बिल्कुल थोड़ा सा गौर से समझना। देखो आपको दिया गया है a लेस देन इक्वल टू b, तो मैं इससे ये बात लिख सकता हूं। फिर मैंने क्या करा कि मैंने यहां पर a को डैश के ऊपर डैश लिखा, क्योंकि आपको पता है हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, और इस प्रॉपर्टी के अनुसार देखो a को मैं a डैश का डैश लिख सकता हूं बूलियन अलजेब्रा की प्रॉपर्टी से। अब प्यारे बच्चों नॉर्मल मैथमेटिक्स में देखें तो भैया 1 को हम लिख सकते हैं 1 का भी इनवर्स और उसका भी इनवर्स, तो ये 1 ही तो होता है, तो वही प्रॉपर्टी यहां पे अप्लाई कर दी मैंने। तो प्यारे बच्चों अब यहां पर हमने क्या करा, डबल डैश ले लिया, इस डबल डैश को मैं आगे लेके आ गया, तो b का डैश डॉट में a डैश का डैश बराबर 0। और आपको पता है और मेरे को भी पता है कि क्रम संबंध नियम क्या कहता है कि अगर मेरे पास a डॉट में b का डैश बराबर 0 होता है तो मैं उसको लिख देता हूं a लेस देन इक्वल टू b। अब यहां पर क्या 0 बराबर है, देखो ये मेरे पास में है b डैश, तो देखो b डैश लेस देन इक्वल टू, और यहां पर क्या है, डैश तो लगा हुआ है, अंदर क्या है a डैश, तो मैंने इसी प्रॉपर्टी का यूज करके यहां पर ये बात लिखी है। ठीक है, तो मैंने यहां पर समीकरण नंबर 1 में प्रूफ कर दिया कि जो b डैश है वो लेस देन इक्वल टू किसके है, a डैश के। ठीक है, अब ध्यान देना आगे, थोड़ा ध्यान देना आगे भैया। अब पुनः मैंने क्या करा कि ये मेरे पास में जो b डैश लेस देन इक्वल टू a डैश आया था इसको यूज करा मैंने। ठीक है, और मैंने क्या लिखा, देखो ध्यान देना कि b डैश लेस देन इक्वल टू a डैश, तो मैं इसको लिख सकता हूं b डैश डॉट में a डबल डैश का बराबर 0, जो कि अभी मैंने यहाँ पे बताया था आपको। अब देखो ध्यान से, b डैश डॉट में a बराबर 0, a डॉट में b डैश बराबर 0, a लेस देन इक्वल टू b। अब ध्यान देना कि मैंने क्या किया यहां पर है, समीकरण नंबर 1 की सहायता से ध्यान से देखोगे आप, तो मैंने इस प्रॉपर्टी से इसको प्रूफ किया था, और स्टार्टिंग में इसी प्रॉपर्टी का यूज करके मैंने ये प्रूफ करा था। तो कहने का मतलब आप इस प्रॉपर्टी से ये प्रूफ कर सकते हो और इस प्रॉपर्टी से ये प्रूफ कर सकते हो, तो कहने का मतलब है कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे, और यही तो प्रूफ करवा रहा है आपसे। मतलब इससे मैं ये प्रूफ कर सकता हूं और इससे मैं ये प्रूफ कर सकता हूं, वो मैं कर चुका हूं। बताओ कैसी वाहियात प्रमेय है, मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई दिक्कत होगी। बहुत ही आराम से समझना, अपनी अंतर आत्मा से पूछना और फिर जवाब देना। ठीक है, अब सुनो आगे प्रमेय थ्योरम। बूलियन बीजगणित मेरे पास में b प्लस डॉट a डैश 0 1। स्ट्रक्चर आप जानते हो, दो एलिमेंट है a और b जो कि कैपिटल B में बिलोंग करते हैं। अब आप इससे परिचित हो चुके हो, a लेस देन इक्वल टू b का द्विती b लेस देन इक्वल टू a है। अब आपके पास एक नया वर्ड आया है, जस्ट रिसेंटली आपके पास एक नया वर्ड आया है, वो है द्विती, और बाकी इसके अलावा सब कुछ कॉमन है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। मतलब आपके पास में ड्यूअल ये वर्ड नया आया है, बाकी कुछ भी नया नहीं आया है। ठीक है, एक काम करो, सुनो ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, इसका प्रूफ देखना आप एक बार, कितना शानदार और कितना इंटरेस्टिंग प्रूफ है। और ये थ्योरम 4 नंबर में आती है, वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना, इसी की बात कर रहा था मैं, और मात्र 4 लाइन की थ्योरम है ये। ठीक है, ध्यान से सुनना आप, ध्यान से और गौर से सुनना। प्यारे बच्चों वी नो दैट, हम जानते हैं कि अगर मेरे पास में a लेस देन इक्वल टू b होगा तो मैं a डॉट b डैश बराबर 0 लिख सकता हूं। बिल्कुल ठीक है, एक बात बताओ भाई, यहां पर a डॉट में जो b डैश है बराबर 0 है, अगर मैं इसके द्वितीय की बात करूं, इसके ड्यूअल की बात करूं, द्वितीय का मतलब है कि भैया एक बात तो बूलियन अलजेब्रा में कितने प्रकार के ऑपरेशन में यूज कर सकता हूं। आप कहोगे कि सर 2, कौन कौन से, एक तो डॉट एक प्लस, तो डॉट का द्वितीय
इसका उल्टा क्या होगा, डॉट का उल्टा प्लस, प्लस का उल्टा डॉट। बूलियन अलजेब्रा में हम इतना ही कह सकते हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूं आपसे कि भैया ए डॉट बी डैश का द्वितीय जो होगा ए प्लस बी का डैश बराबर 1 होगा। बात समझ में नहीं आई क्या? दोबारा बताता हूं। देखो यहां पर एक वर्ड आया द्वितीय। हमने क्या कहा कि भैया ए डॉट में जो बी डैश बराबर 0 है उसका जो द्वितीय होगा वो होगा ए प्लस बी डैश बराबर 1। क्योंकि बूलियन अलजेब्रा में आपने पढ़ा है कि डॉट का दूसरा ऑपरेशन प्लस होता है और 0 के अलावा दूसरा हमारे पास 1 है। डॉट प्लस 0 1 के अलावा हमारे पास बूलियन अलजेब्रा में और कुछ भी नहीं है। हालांकि डैश भी है, लेकिन डैश से क्या मतलब है यहां पे? तो डॉट का उल्टा प्लस कह सकते हो और 0 का उल्टा 1 कह सकते हो। किसके अंदर है? बूलियन अलजेब्रा के अंदर। तो कहने का मतलब अगर मुझे ए डॉट बी का डैश का उल्टा बनाना है तो डॉट की जगह मैं कर दूंगा प्लस, ठीक है, डॉट की जगह कर दूंगा प्लस कर दूंगा और यहां पे 0 की जगह 1 कर दूंगा। अब कहानी में आता है ट्विस्ट। ठीक है सर, आपने ये कह दिया कि चलो ठीक है कि भैया मेरे पास में ए डॉट बी डैश का द्वितीय जो होगा, ड्वेल जो होगा, वो ए प्लस बी का डैश बराबर 1 होगा। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ? इससे करेंगे क्या? क्या करना है इससे? अब सुनना, आपसे सवाल में पूछा गया है कि भैया ए लेस देन इक्वल टू जो बी है वो जो है वो द्वितीय है, ड्वेल है किसका? बी लेस देन ए का। मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल कान खोलकर मेरी बात को सुनना ध्यान से। अगर मेरे पास में ये जो ए लेस देन इक्वल टू बी जो है, अब इसमें अगर हम क्या प्रूफ करते हैं? इसमें प्रूफ करते हैं हम ए डॉट में बी डैश बराबर 0, यही तो होता है इसके अंदर। लेकिन अब बात कर रहे हम द्वितीय की, अब बात कर रहे हम ड्वेल की। तो मेरे प्यारे बच्चों करना क्या होगा कि इसका जो द्वितीय है ना ए प्लस बी का डैश बराबर 1, अगर मैं इस द्वितीय से, इस प्रॉपर्टी से अगर मैं यहां पर b लेस देन ए प्रूफ कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। क्या कहा मैंने? किसी को समझ में आया? मैंने आपसे ये कहा कि भैया मेरे पास में ये जो a लेस देन इक्वल टू बी मेरे पास में है, तो इसका मतलब क्या है भैया? ए डॉट में बी डैश बराबर 0। अब हम बात कर रहे हैं द्वितीय की, तो ए डॉट बी डैश का द्वितीय होगा ए प्लस बी डैश बराबर 1। और अगर मैं इस द्वितीय से, इस प्रॉपर्टी से अगर मैं ये प्रूफ कर दूं, अपना सवाल सॉल्व हो जाएगा। अपना सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आओ भैया करते हैं कमाल। थोड़ा ध्यान देना। देखो भैया वी नो दैट, हम जानते हैं। तो हमने कहा कि भैया ए डॉट बी डैश का द्वितीय होगा ए प्लस बी डैश बराबर 1। हमने ए प्लस बी डैश बराबर 1 को लिया ध्यानपूर्वक। हमने कहा, हमने दोनों तरफ डैश लगा दिया। देखो ए प्लस बी डैश का डबल डैश बराबर में 1 का डैश। 1 का डैश जो होता है बूलियन अलजेब्रा में 0 होता है, तो यहां पर मैंने 0 लिख दिया। और देखो डैश को अंदर प्रोवाइड करवाएंगे, अंदर एंटर करवाएंगे। तो डी मॉर्गन नियम क्या कहता है कि भैया प्लस डॉट में चेंज हो जाएगा और यहां पर ए का डैश और बी का डबल डैश क्या होता है? बी ही होता है। तो भैया यहां पर ए डैश डॉट में बी मेरे पास हो गया। क्रम विनिमयता नियम से बी डॉट में ए डैश बराबर 0 कर दूं तो यहां पे देखो बी लेस देन इक्वल टू ए आ गया। और यही आपको प्रूफ करना था। देख लो आप, इस सवाल में समझने की बात यह थी कि अगर मेरे पास में ए लेस देन इक्वल टू बी है तो वहां पे ए डॉट बी डैश बराबर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर उसके द्वितीय की बात कर रहा है, उसके ड्वेल की बात कर रहा है, मतलब ए प्लस बी डैश का बी डैश बराबर 1 की बात कर रहा है, और ए प्लस बी डैश बराबर 1 से अगर मैं प्रूफ कर दूं, क्या प्रूफ कर दूं? बी लेस देन इक्वल टू ए, तो वही तो प्रूफ करना है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ए प्लस बी डैश बराबर 1 से मैंने बी लेस देन इक्वल टू ए प्रूफ कर दिया। अतः स्पष्ट है कि ए लेस देन इक्वल टू बी का द्वितीय बी लेस देन इक्वल टू ए होता है। तो ये आपकी सारी थ्योरम्स हैं। तो मैं आपको बता दूं थोड़ा क्लियर तरीके से, ताकि आपका माइंड सही तरीके से चीजों को समझ सके। प्यारे बच्चों, अभी तक जो मैंने आपको सवाल करवाए हैं ना यूनिट नंबर 2 के अंदर, यूनिट नंबर 2 में अब तक मैं मान के चलो कि एक तो जो मैंने रूल करवाए थे उन रूल से आपके सारे सवाल आने के चांस है, मतलब 4 नंबर के सवाल, प्लस मेरे पास में उनके कुछ क्वेश्चंस।
दूसरा जो आज का लेक्चर मैंने करवाया था ना, ये जो आपका ये सिंबल है, इस सिंबल के ऊपर 2023 में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, और वो भी थ्योरम के अंदर से। तो जो मैंने 3 थ्योरम आपको करवाई उनमें से एक क्वेश्चन आपके 4 नंबर का आपको देखने को मिल सकता है। तो देखो 4 का यहां से, 4 का यहां से। अभी इसमें जो पोर्शन बचा हुआ है, नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा तीसरा, अब उसमें क्या क्या करेंगे अपन कि 4 नंबर का मैटर और तैयार करेंगे, और ये क्वेश्चन आएगा आपके लेटिस जालक से। जालक से एक थ्योरम, एक क्वेश्चन जरूर आता है, वो मैं करवा दूंगा। और फिर एक और लेक्चर जो आएगा इसमें, उस लेक्चर में हम करवाएंगे आपको डीएनएफ सीएनएफ, डीएनएफ व सीएनएफ करवाएंगे। हाँ, 2 लेक्चर की जगह 3 लेक्चर भी लग सकते हैं इसके अंदर, लेकिन उसके बाद हमारी यूनिट ऐसी हो जाएगी एकदम सॉलिड, उसके बाद इसमें से कुछ भी बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, तो मामला सेट हो गया। यूनिट नंबर फर्स्ट पूरी हो गई, सेकंड पूरी हो जाएगी। दोनों पूरी होने के बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में हम 10 से 15 दिन के बीच बीच में पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो डिस्क्रिट पूरी हो जाएगी, तब तक 3D भी लगभग हमारी कवर हो जाएगी। और जैसे डिस्क्रिट खत्म होगी, हम कैलकुलस में थोड़ा बहुत बचा हुआ पार्ट जो है वो हम कवर कर लेंगे। लेकिन कैलकुलस में इतना तो मैंने करवा दिया है कि आप पास हो सकते हो अभी, बाकी करवाना तो पूरा ही है, वो तो मैं पूरा करवाऊंगा, आपको भी पता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये कहानी है पूरी, कंप्लीट देख लो आराम से। किसी को दिक्कत है तो बताओ। तो पढ़ाई के साथ साथ में थोड़ा सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्लेरिफिकेशन रखोगे दिमाग के अंदर, तो ही मार्क्स गेन कर पाओगे। ऐसा नहीं कि बस पढ़ाई करते जा रहे हो, नहीं, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी सी कैलकुलेशन ये वाली भी रखा करो, कहां से 4 नंबर का सवाल आएगा, कहां से नहीं आएगा, वो सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, चलो, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट